14 अगस्त की सुबह मुजफ्फरपुर के सहजानंद कॉलोनी में एक खौफनाक नजारा देखने को मिला। गली नंबर 9 में एक बोरा पड़ा था जिसमें से खून रिस रहा था। ये सब देखकर वहां के स्थानीय लोग बहुत घबरा जाते हैं और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देते हैं। सूचना पाते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस ने बोरे को खोला तो उसमें एक युवक का लहूलुहान शव मिला। उसके शरीर पर कई जगह चाकुओं के निशान थे और उसके पेट से अंतड़ियां बाहर निकाली गई थीं। शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचान करना मुश्किल हो रहा था। पुलिस वहां के आसपास के लोगों से पूछताछ करती है लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती है। सारे लोग शव को पहचानने से साफ इनकार कर देते हैं। इसके बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज देती है। फिर पुलिस आसपास के सभी थानों में पता करती है कि क्या हाल फिलहाल में कोई गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तभी बरूराज थाने से जानकारी मिलती है कि एक दिन पहले एक जयप्रकाश नामक लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। शव की ठीक से पहचान हो सके इसलिए उसके घर वालों को बुलाया जाता है। शव देखते ही उसके माता पिता फुट फुट कर रोने लगते हैं और बताते हैं कि ये उनका ही बेटा जयप्रकाश है। जयप्रकाश कुमार साहिबगंज का एक साधारण युवक था। वह मेहनत से अपने परिवार का सहारा बनना चाहता था। वो गोवा में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और वो 13 तारीख को ही गोवा से घर से लौटा था। उसी शाम लगभग 7 बजे अपने भाभी से ये कहकर निकला था कि वो अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा है और वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। जब वो वापस घर नहीं लौटा तो उसके माता पिता ने स्थानीय थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लेकिन अब सवाल ये था कि एक आम लड़के की इतनी बेरहमी से हत्या किसने और क्यों की। 3 साल पहले उसकी मुलाकात एक युवती से हुई। दोनों में प्यार हुआ और उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाईं। युवती बीपीएसएससी की तैयारी के लिए पटना चली गई। शुरुआत में उनका रिश्ता मजबूत था। जयप्रकाश ने उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा किया। जब वह बीमार पड़ी तो जयप्रकाश ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके इलाज में लगा दी। लेकिन पटना जाने के कुछ महीनों बाद सब कुछ बदल गया। युवती ने जयप्रकाश से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह शादी की बात टालने लगी और धीरे धीरे उसने उससे बात करना भी बंद कर दिया। जयप्रकाश को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि युवती अब उसे धोखा दे रही है। उसे पता चला कि वह किसी और से बात कर रही है। इस बात ने उसे अंदर से झकझोर दिया। गुस्से और हताशा में उसने युवती के साथ के कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो अपने पास रखे। जब युवती ने उससे पूरी तरह दूरी बना ली तो उसने यह फोटो और वीडियो युवती के रिश्तेदारों को भेज दिए। यह कदम ललिता और उसके परिवार के लिए शर्मिंदगी और गुस्से का कारण बन गया। ललिता और उसके परिवार ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। उन्होंने जयप्रकाश को खत्म करने की साजिश रचनी शुरू की। ललिता ने अपने पिता, भाई, ममेरे भाई और बहनोई को इस साजिश में शामिल किया। ललिता ने जयप्रकाश को फोन किया और उससे माफी मांगी। उसने कहा कि वह अब शादी के लिए तैयार है और उसे मुजफ्फरपुर आकर मिलना होगा। जयप्रकाश को शक था। उसने युवती से पूछा, तुम सच में मुझसे शादी करोगी या मारने का प्लान है? युवती ने अपने प्यार और वादों से उसे यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक है। 13 अगस्त को जयप्रकाश गोवा की नौकरी छोड़कर अपने गांव वापस आ जाता है। फिर वह अपने बड़े भाई के किराए के मकान पर पहुंचा। वहां से वह युवती से मिलने भगवानपुर के एक होटल में गया। दोनों ने होटल में नाश्ता किया। युवती ने कहा कि शादी की सारी तैयारियां उसके ममेरे भाई के किराए के कमरे में हो चुकी हैं। उसने जयप्रकाश को वहां चलने के लिए राजी कर लिया। जयप्रकाश ने अपनी शंकाओं को नजरअंदाज किया और उसके साथ चल दिया। कमरे में युवती का पिता, भाई, ममेरा भाई और बहनोई पहले से मौजूद थे। जयप्रकाश जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ उस पर हमला कर दिया गया। युवती के ममेरे भाई ने चाकू से उसका गला रेता। इसके बाद उसके पेट को चीरकर उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल दी। जयप्रकाश के शरीर को चाकुओं से गोद गोद कर उसकी जान ले ली गई। हत्या के बाद सभी ने मिलकर उसके शव को बोरे में भर दिया और साइकिल पर रखकर पास की गली में फेंक दिया। पुलिस ने मोबाइल टावर लोकेशन और अन्य तकनीकी सबूतों की मदद से यह साबित किया कि युवती और उसके परिवार वाले घटना के समय कमरे में मौजूद थे। पुलिस ने युवती के ममेरे भाई रविंद्र महतो को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। उसने बताया कि युवती ने जयप्रकाश को शादी का झांसा देकर बुलाया था। युवती ने बार बार फोन कर जयप्रकाश को भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक है। उसने कहा कि वह उससे शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
जयप्रकाश के परिवार ने पुलिस को उसकी और युवती की बातचीत के ऑडियो क्लिप सौंपी। इन क्लिप्स में जयप्रकाश ने बार बार युवती से पूछा, क्या तुम मुझसे सच में शादी करोगी या यह सब धोखा है? जयप्रकाश की मां रंभा देवी ने युवती और उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। यह घटना न केवल एक क्रूर हत्या की कहानी है, बल्कि ये हमारे समाज के उन अंधेरे पहलुओं को उजागर करती है जहां प्यार और भरोसा स्वार्थ और क्रूरता की बलि चढ़ जाते हैं। जयप्रकाश ने अपने प्यार को साबित करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने आ, लेकिन उसे इसके बदले मौत मिली। प्यार जब नफरत और बदले में बदल जाए तो उसका अंजाम केवल विनाश होता है। पुलिस ने सभी आरोपी को जेल भेज दिया है, लेकिन इस घटना ने समाज को एक गहरी सोचने की वजह दे दी है। क्या प्यार और भरोसे का कोई मूल्य है या यह सिर्फ धोखे और स्वार्थ का खेल बनकर रह गया है? यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक चेतावनी है जो प्यार और भावनाओं में अंधा होकर अपने जीवन के फैसले करता है। प्यार में अंधा विश्वास अक्सर विनाश का कारण बनता है। प्यार, विश्वास और बदले की यह खौफनाक कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसानी भावनाएं किस हद तक किसी को अंधा कर सकती हैं। जयप्रकाश की हत्या केवल एक अपराध नहीं थी, बल्कि यह विश्वासघात और अपमान का परिणाम थी। अपने फायदे के लिए रिश्तों का इस्तेमाल और उन्हें तोड़ देना कभी कभी ऐसे दर्दनाक अंत तक ले जाता है। लेकिन क्या यह बदला सही था? क्या किसी की जान लेकर इंसाफ पाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब न केवल इस कहानी में छिपा है, बल्कि हमारे समाज की गहराई में भी। पुलिस ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपराधियों को बेनकाब किया, लेकिन यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि हर रिश्ते में विश्वास, ईमानदारी और संवेदनशीलता कितनी जरूरी है। आखिरकार जयप्रकाश तो चला गया, लेकिन उसकी कहानी हर उस इंसान को सतर्क करती है जो रिश्तों को हल्के में लेता है।